हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं यूनियन बजट पर चर्चा करने जा रहा हूं जो 2025-26 के लिए कल निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसके बारे में तथ्यात्मक बातें बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी बहरहाल मैंने इसके बारे में ट्रेडिशनल तथ्यात्मक बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन करंट से रिलेटेड चीज़ों को अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर देते हैं। कल निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए टोटल जो एक्सपेंडिचर यानी तीन तरह के एक्सपेंडिचर या आप कह सकते हैं तीन तरह के खाते होते हैं प्रमुख: राजस्व खाता, बजट खाता और पूंजी खाता। राजस्व खाते को चालू खाता भी कहते हैं, यानी लोगों के वेतन और भत्ते या डे टू डे बेसिस पर जो सरकार खर्च करती है वो सब राजस्व खाते में ही जाता है। इसमें कर से जो कमाई होती है सरकार की और जो गैर कर से जैसे ट्रेन का या एरोप्लेन का जो भी किराया होता है या जो भी माल भाड़ा होता है, उसमें एक तो किराया होता है, एक उस पर टैक्स भी लगा होता है। हालांकि हम सभी लोग किराए के रूप में ही पैसा देते हैं। तो ये एक अर्निंग हो गई। जो अर्निंग हुई वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, जो टैक्स से मिला वो टैक्स रेवेन्यू हुआ। तो सरकार को दोनों तरह से कमाई होती है। नॉन अर्निंग के रूप में यानी जो सरकार कमाती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, और कर राजस्व में जो कर लगा करके सरकार कमाती है। तो इस प्रकार से सरकार ने जो एस्टिमेट लगाया है वो ये है कि 34,96,000 करोड़ रुपए उसकी कुल प्राप्ति होगी और 50,65,000 करोड़ रुपए का वो खर्च करेगी। दूसरे शब्दों में जो टोटल डेफिसिट होगा, यानी चालू खाते के व्यय और राजस्व खाते पूंजी खाते के व्यय को जोड़ देंगे तो वो दोनों मिला करके टोटल डेफिसिट या बजट डेफिसिट कहलाता है। यानी जानबूझ कर उठाया गया घाटा, यानी जानबूझ करके खर्चे को बढ़ाना, आमद से ज़्यादा खर्चे को बढ़ाने को हम डेफिसिट कहते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कॉन्सेप्ट दिया था ताकि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बहाल किया जा सके। इसके तहत सरकार परंपरागत जो विजडम है, जो कहावत है, भाई उतना ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चद्दर है, लेकिन सरकार उतना पैर फैलाती है जो चद्दर से लंबी हो जाएगा कि ठंड लगेगी, मच्छर काटेगा, तो सरकार बड़े चद्दर की तलाश करेगी। दूसरे शब्दों में सरकार के तो कई हाथ पांव हैं, इंडिविजुअल के उतने हाथ पांव तो होते नहीं हैं। सब तो सरकार का ही है और वहाँ इंडिविजुअल कुछ होता नहीं है। वहाँ देश के नाम पर सरकार कर्जा लेती है, तो या सर देश के नाम पर सरकार खर्च करती है। सरकार साफ कह, यानी आज मोदी जी हैं, कल को कोई और रहेगा, जो रहेगा उसी के सरकार की बात की जाएगी, मोदी सरकार की बात नहीं की जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा मोदी सरकार ने जो उधार लिया था, वो तो कभी कभी पार्टी के लोग जो है आलोचना के रूप में कह देते हैं भाई ऑयल बॉन्ड तो मनमोहन सिंह की सरकार ने जारी किया था, उसकी भरपाई अभी तक केंद्र सरकार कर रही है। खैर, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, राजस्व खाता यानी जो चालू खाता है उसमें भी दो खाते होते हैं, एक आय का एक व्यय का। जो आय का खाता होता है उसमें भी दो खाते होते हैं, एक कर से जो सरकार पैसा जुटाती है, एक गैर कर यानी जो कमाई उमाई से पैसा जुटाती है, और उसके बाद से उस पर व्यय होता है। उसके व्यय को और पूंजी खाते के व्यय को दोनों को जोड़ देते हैं तो बजट का एक्सपेंडिचर यानी व्यय बस बनता है, या टोटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं। कुल खर्च कहते हैं उसको। जब कुल खर्च कुल आय यानी दोनों के अगर इनकम साइड को जोड़ देंगे तो ये कुल आय हो जाएगा। तो कुल खर्च अगर कुल आय से ज़्यादा है, इसमें कर्जे को शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से यह ही कुल खर्चा कहलाता है, या ये कह सकते हैं बजट डेफिसिट कहलाता है। माने कुल खर्च जब कुल आय से ज़्यादा होगी, घटाएंगे उसको तो डेफिसिट में ही आएगा, तो इसे बजट डेफिसिट या टोटल डेफिसिट कहते हैं, यानी कुल घाटा या बजट घाटा कहते हैं इसको। यह जानबूझ करके जब हम इसे उठाते हैं तो इसे डेफिसिट कहते हैं, अनजाने में जब ये हो जाता है तो इसे लॉस कहते हैं, नुकसान कहते हैं।
नुकसान और घाटा में थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से राजस्व खाते का व्यय और पूंजी खाते में आपको सड़क बनाना है, आपको रेल पटरी बिछाना है, आपको परियोजनाएं लगानी है, चाहे वो सिंचाई परियोजना है या कोई भी हो, तो ऐसा नहीं है कि वित्त वर्ष में ही कंप्लीट हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगता है, लॉन्ग टर्म बाद वो उसका फायदा मिलता है। तो ऐसे में इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही रखेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम राजस्व खाते यानी चालू खाते के एक्सपेंडिचर से जोड़ देते हैं, जिसमें ज़्यादातर वेतन भत्ते या दैनिक खर्चे जो भी सरकार करती है वो आते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर को बताता है। उसमें से जब टोटल इनकम को घटा दें, यानी चालू खाते और पूंजी खाते दोनों के आय साइड को जोड़ करके दोनों के व्यय साइड से जब घटा देते हैं, तो जो बचता है उसे हम टोटल डेफिसिट या बजट डेफिसिट कहते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके तहत कुल जो आय होगा वो 34,96,000 करोड़ होगा और 50,65,000 का खर्च करेगी सरकार। मैं कुल खर्च के टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से इसमें उधारियों को शामिल नहीं किया गया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें पूंजी खाते का व्यय 10.1% बढ़ा है और लगभग 6.4% के बराबर बढ़ा है। आप कह सकते हैं कि आय साइड को बढ़ाया गया है और खर्च यानी राजस्व खाते का व्यय बढ़ा है और 10.1% जो है पूंजी खाते का व्यय बढ़ा है। दोनों को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं 10 और 6 जोड़ दीजिए, वो परंपरागत गणित का दिमाग मत लगाइएगा। तो ये 7.4% के करीब बढ़ोतरी हुई है एक्सपेंडिचर में, यानी जो टोटल व्यय है उसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 7.4% की वृद्धि हुई है। इसकी भरपाई के लिए अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई बोझ आ जाए तो या तो आप खेत बेचेंगे या बीबी का जेवर गिरवी रखेंगे या बैंक से या लोगों से उधार लेंगे। 2-3 काम आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार भी उधार लेती है आंतरिक स्रोतों से और बाह्य स्रोतों से। बाह्य स्रोतों को हम मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक सिस्टम या ADB में बांट सकते हैं। द्विपक्षीय संस्थाओं से भी OPCCC से जैसे कर्ज लेती है या सरकारों से कर्ज लेती है। सरकार के तो बहुत लंबे हाथ होते हैं। इस प्रकार से सरकार जो भी कर्ज लेती है उसको बारोइंग कहते हैं, उधारियां कहते हैं हिंदी में। हम उसको कर्ज के रूप में नहीं चित्रित करते, बहुत घटिया शब्द है। तो इस प्रकार से सरकार होकर के कर्जा लेगी। अरे सरकार ही तो कर्ज लेती है, बस फर्क ये है कि हाँ हम और आप इंडिविजुअल स्तर पर उत्तरदायी होते हैं, वहां कोई इंडिविजुअल स्तर पर उत्तरदायी नहीं होता है। कांग्रेस कहती है ना भाई 55,000 करोड़ रुपए हम छोड़ करके गए थे कर्ज के रूप में, जिसे मोदी जी ने बढ़ा करके लगभग 2 लाख करोड़ 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया। यानी लगभग अब 2 लाख करोड़ रुपए के करीब वो टच करने वाला, जिसको लेकर के IMF ने चेतावनी भी दिया है। तो कांग्रेस से अपनी आलोचना में ये सब बातें करती रहती है। बहरहाल तो इस प्रकार से सरकार की आमद और सरकार के खर्च के बारे में टोटल बताया हमने। चालू खाते के व्यय और पूंजी खाते के व्यय दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी में जब सरकार के द्वारा ली गई उधारियों जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा, जो 4.4% रखने का इस बार सरकार ने एस्टिमेट यानी अनुमान लगाया है कि वो GDP के यानी सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के आसपास ही रहेगी। खैर, तो इस प्रकार से 50,65,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है और 34,96,000 का टोटल व्यय है, आमद है। तो इस जाहिर है कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। यानी सरकार ने जो बजट पेश किया है वही 4.4% जो है इसके आसपास होगा। तो इस प्रकार से सरकार जो बाहर से कर्ज लेगी वो 14,82,000 उधार लेगी और अपना अर्निंग वगैरह से या किसी अन्य स्रोत से पूरा करेगी, थोड़ा बहुत कम रह जाएगा। तो 14,82,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेगी
इसी प्रकार से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार ने उसे जीडीपी के 3.1% के बराबर रखा है, या 11.21 लाख करोड़ रुपए, यानी 11,21,000 करोड़ रुपए के करीब रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कि जीडीपी के 3.1% के बराबर है। कम ही है। 3% के अगर बराबर कोई भी है, राजस्व घाटा या टोटल घाटा या पूंजी घाटा है, तो ये खराब नहीं कहा जाएगा। और 5% से नीचे है वर्तमान परिस्थिति में, तो फिस्कल डेफिसिट को भी, राजकोषीय घाटे को भी खराब नहीं कहा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, यानी भारत के 100 चुने हुए जिलों में जहां की उत्पादकता कम है, उनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। वहां कृषि उत्पादन को बढ़ाने संबंधी काम करेगी सरकार। उसको धन धान्य योजना का नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का नाम दिया है निर्मला सीतारमन ने। बिल्डिंग रूरल प्रॉपर्टी, इसके तहत इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति को और बढ़ाना, ताकि उसमें लचीलापन, रेजिलियंस आए। आत्मनिर्भरता को, दलहन के क्षेत्र में सरकार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश करेगी। आत्मनिर्भर भारत की योजना आप सभी लोगों को पता ही है। इसके तहत जो है 6 वर्ष का समय रखा गया है, कार्यक्रम चलाया जाएगा 6 वर्ष तक इस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसमें तूर, उड़द और मसूर, इन 3 दलहन के में आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया जाएगा। इसके बाद जो अन्य चीजें हैं वो ये है कि जो वेजिटेबल और फ्रूट हैं, यानी सब्जी और फल, उसमें व्यापक योजना सरकार शुरू करेगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार को लेकर के कई योजनाओं की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। इसी प्रकार से इसी को लेकर के पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो चिढ़े हुए हैं। उनका कहना, भाई सब बिहार को दे दिया है, इधर भी तो कुछ देते। उच्च उत्पादकता वाले बीजों की को लेकर के एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी केंद्र सरकार। और कॉटन यानी कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी एक मिशन शुरू करेगी केंद्र सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब कोई भी किसान सस्ते दर पर 5 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेगा बैंकों से। असम में पहले के जो प्लांट बंद हुए हैं यूरिया के, वो तो शुरू ही किए जाएंगे। एक नए यूरिया प्लांट को भी मंजूरी दी गई है, वो भी शुरू किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को दूसरा ग्रोथ इंजन मानते हुए विकास का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। इसमें निवेश को बढ़ाया जाएगा और इसके टर्नओवर को भी बढ़ाया जाएगा। माने निवेश को बढ़ा करके 2.5 गुना किया जाएगा और टर्नओवर को 2 गुना से बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो स्टार्टअप कंपनियां, जो नई नई कंपनी शुरू किए हैं लोग, उसमें 1 अप्रैल 2030 तक कोई भी कर नहीं लिया जाएगा उनसे, और 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। यही नहीं, 500 करोड़ रुपए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए रखा गया है। जो पता चला कि ये क्या कहते हैं, इनको बीजेपी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखा दिया, यानी कि संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये संभव हो सकता है। किसी चीज को कुछ भी करा दीजिए, किसी से कुछ भी कहवा दीजिए, किसी से कुछ भी करा दीजिए, और वो लगेगा कि वो वास्तव में वही कह रहे हैं। बहुत बारीक है, वो भी तकनीकी रूप से सक्षम लोग जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। जो पहली बार उद्यमिता का कार्य करेंगे उनको टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। अगले 5 साल तक के लिए 2 करोड़ रुपए तक टर्म लोन प्रदान किया जाएगा।
और इसके बाद जो है चमड़ा उत्पादन को लेकर के भी कई घोषणाएं किया है सरकार ने। जैसे सरकार के अनुसार इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ेगा। एक्सपोर्ट भी 1.1 लाख करोड़ रुपए तक के बराबर का होगा। यानी सरकार ने चमड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इससे जाहिर है कानपुर, आगरा जैसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहां चमड़े का कारोबार होता है या चमड़े के सामान बनते हैं, उनको सीधा लाभ होगा। इस प्रकार से खिलौना क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत खाद्य प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जाएगा, वो भी बिहार में ही होगा। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये बिहार में स्थापित होगा। बिहार के लिए ग्रीनफील्ड की घोषणा भी की गई है। यानी जो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उसमें ऐसा नहीं प्रदूषण फैलेगा और उससे हरित चीज़ों को नुकसान होगा या धरती के हरे भरे पेड़ पौधों को नुकसान होगा, बल्कि वो उनके मित्रवत होगा, उनको और बढ़ाएगा घटाने के बजाय। तो इस तरह से ग्रीन फील्ड का विस्तार किया जाएगा एयरपोर्ट में और नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे बिहार में। इसके अलावे निवेश संबंधी बातें भी कही गई, जिसमें एफडीआई को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और पटना आईआईटी का एक्सपेंशन होगा, उसमें भी निवेश करके उसको अब इसका विस्तार होगा। 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। कुल आईआईटी जितने भी 23 आईआईटी हैं, 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें लगभग 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी अगले 5 साल में और धीरे धीरे उनमें एक्सपेंशन होगा। नहीं, 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। सॉरी, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें। 10,000 तो इसी साल लक्ष्य है, इसी वित्त वर्ष में, कमिंग वित्त वर्ष में। हर जिले में दिन में ध्यान रखने वाले कैंसर रोगियों के लिए दिन में उपचार उपलब्ध हो सके और दिन में ही उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इसके लिए डे केयर सेंटर खुलेंगे सभी जिला अस्पतालों में। शहरी जीविकोपार्जन के उपाय बढ़ाए जाएंगे और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्रीनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा जो कल्याणकारी होगी उसकी शुरुआत की जाएगी, उस योजना की शुरुआत की जाएगी। यह एक श्रमिकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह से काम करेगा। इसी प्रकार से सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो साझेदारी है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आधार की संरचना में उसे बढ़ाया जाएगा। राज्यों में अवसंरचना या आधार की संरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन, यही सब अवसंरचना के रूप हैं, या ऊर्जा, ये पर सड़क, ये क्या कहते हैं, ये अवसंरचना के रूप हैं। इनका विस्तार करेगी सरकार। जल जीवन मिशन भी शुरू किया जाएगा 2028 तक, इसे बढ़ाने की योजना है। शहरी विकास फंड की स्थापना की जाएगी, जिसे शहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए इसके तहत खर्च किए जाएंगे। आणविक ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में अगर प्रीमियम का पूरा पैसा देश के भीतर ही लगाती हैं कंपनियां, तो उसमें एफडीआई को, यानी विदेशों से आने वाले जो पैसे होते हैं, उनको
उसमें 100% लगाने की इजाज़त दी जाएगी। यानी इस देश के लोगों से जो प्रीमियम इकट्ठा किए जाएंगे, वो अगर वो इस देश में ही लगाते हैं तो उसमें 100% एफडीआई की इजाज़त दी जाएगी। दूसरे शब्दों में पहले 74% था, उसके पहले 49% था, उसके पहले 26% था, धीरे धीरे सरकार ने बढ़ाया है। 74% तो पिछली बार ही कर दिया था, इस बार 100% कर दिया। यूरोपीय संघ की एक मांग भी थी जो 2007 से इसको लेकर के चर्चा चल रही थी। क्षेत्रीय स्तर पर संसर्ग बढ़ाने के लिए उड़ान योजना शुरू करेगी सरकार। और मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी कनाल परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी कोशी कनाल परियोजना शुरू करेगी सरकार और उसको आगे बढ़ाएगी मिथिलांचल यानी बिहार में ही। बिहार में बताया बहुत सारी योजनाएं, जैसे मखाना बोर्ड बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास होगा, पटना आईआईटी का विस्तार होगा, मिथिलांचल में आपको पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत होगी। इस तरह से तमाम योजनाएं चलेंगी बिहार के लिए। बिहार के लोग गदगद हैं। वैसे आपको बता दें, अभी आगे हम बताएंगे कि संघीय बजट या कोई भी बजट जो राज्य स्तर का हो या केंद्रीय स्तर का हो, इस बजट में मुख्य रूप से सरकार करना क्या चाहती है। स्वामी कोष की स्थापना की जाएगी जिससे लोगों को अपना निजी घर मिल सके, अपने घर के स्वामी हो सकें। इसी प्रकार से खनन क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, पर्यटन क्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। खैर, ये सब तो सन्ड्री आइटम है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया है, जो न्यू रिजीम है। अब इसमें आलोचना क्या है, ये 12 लाख रुपए तक की सीमा, यानी एनुअल कमाई अगर आपकी 12 लाख रुपए है, अगर आप सैलरीड पर्सन है, चाहे निजी क्षेत्र में काम करते हैं या सरकारी क्षेत्र में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर आपको 75,000 रुपए का और फायदा, यानी 12,75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये आप समझ सकते हैं, दिल्ली में 67% के करीब मध्यम वर्ग रहते हैं और इतने ही के करीब या इससे थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं इनकम टैक्स देते हैं। बिहार में भी सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत उत्साह रहता है, वहाँ भी लोगों के बीच बहुत आकर्षण रहता है सरकार के नीतियों को लेकर। तो इस प्रकार से मध्य वर्ग को इससे बहुत फायदा होगा। इसके पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करके मध्य वर्ग और 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा करके केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग का दिल तो जीत ही लिया है। भले ही इसको दूसरी तरह से सरकार निकाले। अब हम आलोचना पर आते हैं। आज मैं एक न्यूज चैनल में एनालिसिस देख रहा था, तो एक सज्जन बोल रहे थे, अरे भाई, सरकार एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से देती है। दूसरे शब्दों में, सरकार अपने बाप के घर से थोड़े कुछ देती है, सरकार आप ही से लेती है, आप ही देती है। मसलन पहले पुरानी जो योजना थी उसमें 60,000 रुपए की छूट थी, 50,000 रुपए की छूट थी इनकम टैक्स पर। अब आप 60,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। नई जो योजना है भाई, 3 लाख से बढ़ा करके 4 लाख पुराने इनकम टैक्स स्लैब को कर दिया है, और 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से ऊपर के पर 30% टैक्स लगेगा। यह पुरानी योजना के हिसाब से है। और वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा है, जीएसटी से सरकार तो ले ही लेगी वापस। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास पैसा बचेगा तो लक्ष्मी तो चंचलावती आपके पॉकेट में कूदेंगी, तो आप बाजार में जाएंगे, खर्च करेंगे। हर चीज पर कर है तो उसके माध्यम से सरकार ले लेगी इसको। तो दूसरे शब्दों में वो कहना ये चाहते थे, सरकार एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से ले भी लेती है।
और तभी सरकार देती है, रोटेशन चलता रहता है। लेकिन तात्कालिक रूप से लोगों को लग रहा है कि भाई उनको कुछ मिल गया है और वो गदगद हैं। चूंकि चुनावी साल है, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, इसी साल बिहार में भी चुनाव होना है, तो इस वजह से सरकार ने दोनों राज्यों और दिल्ली के लिए भी कोई घोषणा तो कर नहीं सकती थी अलग से, क्योंकि यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। लेकिन मैसेज तो चला ही गया है मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक एक भी पैसा टैक्स नहीं देना है। वो कह रहे थे इसमें एक कमी है। अगर पुरानी जो योजना है जिसमें 4 लाख तक एग्जेम्पशन दिया गया, 4 लाख तक की अगर आपकी वार्षिक इनकम है, जो 3 लाख पिछले साल थी उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया, तो को पैसा आपको टैक्स नहीं देना है। तो अगर आप पुरानी व्यवस्था में जाएंगे तो पुरानी व्यवस्था के लिए जो टैक्स अनाउंस किया गया है वो निम्नलिखित वो बता रहे थे, जो हमने आपको बताया 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, यानी 4-4 लाख के गैप पर ये टैक्स 5% से शुरू होकर के 25% तक जाएगा और 24% से ऊपर वाले को 30% देना होगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं उनके कहने का मतलब ये था कि 12 लाख से ऊपर अगर एक भी पैसे का आपका इनकम बढ़ा तो सरकार जो है उस पूरे पर कर लागू कर देगी। दूसरे शब्दों में फिर 12 लाख की छूट नहीं होगी, जबकि होना ये चाहिए था कि 12 लाख को घटा करके, अब ये तो देखना पड़ेगा कि वो सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, कि भाई ऐसा है 12 लाख घटा करके शेष इनकम को काउंट किया जाएगा कि 12 लाख पर ही किया जाएगा। लेकिन जो भी है ये बात तो सही है कि 12 लाख रुपए तक के इनकम से छूट मिल गई है सरकार को। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, तो उनको सबसे ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे छोटे मोटे कर्मचारी अगर उनकी सैलरी बढ़ती हुई 10-20 हजार बढ़ती भी है तो उससे उनके सेहत पर कोई असर नहीं होगा, यानी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी व्यवस्था के में टैक्स स्लैब को थोड़ा चेंज किया गया है, जैसे 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 ये टैक्स स्लैब बनाया गया और 24 लाख से ऊपर एनुअल इनकम पर 30% का ये टैक्स स्लैब है, जो 5% से शुरू होगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स प्रणाली को थोड़ा सा दूसरी तरह से लागू किया गया है, यानी 3 लाख की छूट को 1 लाख बढ़ा दिया है, 4 लाख कर दिया है। सरकार इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन, उपभोग को बढ़ावा देना चाहती है। इससे बाजार में अतिरिक्त पैसा आएगा, जिससे निजी कंपनियों को, खास करके एमएसएमई सेक्टर को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, जो सरकार को जो टैक्स मिलना है जीएसटी के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, वह तो मिलेगा ही। भाई जब बाजार में जब यही पैसा लेकर के जाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन सेविंग और खर्च दोनों में अब सरकार ने दोनों का चॉइस आपको दिया है, दोनों में से कोई एक चीज़ तो करना है। सेविंग करेंगे तो लड़के लड़की की शादी पर खर्च करेंगे, बात नाक को घुमा के चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, तत्काल में अपने बीमारी पर खर्च करेंगे। हालांकि उसमें भी कैंसर जैसी बीमारियों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है, उससे उस पर होने वाले जो इलाज पर जो खर्च आता है उसमें कमी आएगी। बहुत सारी दवाओं पर सरकार ने छूट दे रखा है कस्टम ड्यूटी से। इसका सीधा मतलब है कि सरकार जो है कि मंशा केवल पैसा कमाने, तिजोरी भरने की नहीं है, कुछ कल्याण की भी है। सरकार कुछ मानवतावादी दृष्टिकोण भी लेके चल रही है। तो अगर उनकी आलोचना को देखा जाए तो सरकार जो है एक हाथ से देगी तो दूसरे हाथ से ले लेगी, और ये प्रोफेशनल पर लागू नहीं होगा 12 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है। और एक बार आप नए टैक्स में प्रयाण कर जाएंगे, ट्रांजिशन कर जाएंगे, पुराने में लौटना मुश्किल हो जाएगा, मैंने संभव नहीं हो पाएगा। इसके तहत जो छूट आपको मिलनी है वो 12 लाख तक ही में, 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हुआ वो कह रहे थे, ये तो मैंने नहीं देखा। तो फिर पूरे पूरे पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जो नया टैक्स प्रपोज्ड है 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, यानी 10% की रेट से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर 1 भी रुपया ज़्यादा हुआ, यानी अगर आप पेशेवर हैं यानी प्रोफेशनल हैं, सैलरीड नहीं है,
तो 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। साथ ही अगर 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ गई आपकी इनकम, तो ऐसी दशा में पूरे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर ऐसी दशा में आप नए टैक्स रिजीम का फायदा ले ही नहीं पाएंगे, पुराने टैक्स रिजीम में ही या पुराने ब्रैकेट में ही रहना पड़ेगा। खैर, ये सब तो आलोचना के बिंदु हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार अगर उपभोग को बढ़ावा देना चाहती है, तो उनके अनुसार, उन आलोचक के अनुसार, अगर बाजार में आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स हर सामान पर लगा हुआ है, उसके माध्यम से सरकार को पैसा मिल जाएगा। जबकि अनुमान के अनुसार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से सरकार को 1 रुपए में यानी 100 पैसे में करीब 66 पैसे मिलेंगे, जिनमें से ज़्यादा यानी 37 पैसा डायरेक्ट टैक्स से मिलेगा और 18 पैसा ही जीएसटी से मिलेगा। और चूंकि जीएसटी अधिकांश चीज़ों पर लगा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, तो इस प्रकार से जीएसटी से मिलने वाला पैसा तो कम ही हो रहा है। एक ज़माना था जब सेंट्रल एक्साइज से पैसा सरकार को ज़्यादा मिलता था और कारपोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स आदि से कम मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स का रोल ज़्यादा हो गया है और इनडायरेक्ट टैक्स का रोल कम हो गया है। दूसरे शब्दों में, जीएसटी से 18 पैसा ही मिलेगा, जबकि 37 पैसा मिलेगा उसको डायरेक्ट टैक्स से, और कुछ अन्य से मिलेगा 18, 37, 8, 7, 15, 65 ही हो रहा है। जबकि 66 पैसे की बात है, यानी 1 पैसा सरकार कहीं और से प्राप्त करेगी, किसी और टैक्स के माध्यम से प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से, हालांकि जीएसटी में तो मैक्सिमम टैक्स को शामिल ही कर दिया गया है, सेस में भी कई सेस और सरचार्जेस को, जो एडिशनल टैक्स होता है सेस, और जो टैक्स अपॉन टैक्स होता है सरचार्ज, इन दोनों को शामिल किया गया है। लेकिन हो सकता है जैसे फ्यूल को शामिल नहीं किया गया, ईंधन को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो उस पर भी टैक्स होता है। तो सरकार को हो सकता है 1% टैक्स या सरकार की इनकम का जो स्रोत है वो उधर से प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से 37, 18, 65 ही हो रहा है, लेकिन जबकि 66 पैसे सरकार को टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होंगे। उनमें से 18 पैसा है जीएसटी से और 37 पैसा डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होगा। उन 37 में भी कारपोरेट टैक्स का रोल ज़्यादा है। यही नहीं, सरकार की आमद का सबसे बड़ा स्रोत जो है उधारियां ही हैं, और सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत ब्याज अदायगी है। 100 पैसे में 20 पैसा जो है सरकार केवल उधारी जो ली है उसका ब्याज चुकाने में खर्च करेगी, और उधारियों में भी इसी के आसपास सब सरकार का जो व्यय है उसमें सबसे बड़ा भाग उधारियों पर लिए गए ब्याज के रूप में है। तो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी यही है। यही नहीं, सरकार ने डिफेंस पर जो खर्च का प्लान रखा है वो 6,81,000 करोड़ पर है। पिछले बार 6,20,000 करोड़ था, लेकिन चाइना का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसके डबल से भी ज़्यादा है, यानी 12 लाख करोड़ एनुअल से ज़्यादा है। हालांकि अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा है, वो 21 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन चाइना से अगर हम कंपैरिजन करें तो भी भारत का जो डिफेंस बजट है वो बहुत पीछे है। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर का एक्सपेंस है ये, लेकिन इसके बाद भी भारत का डिफेंस पर जो खर्च होने वाला है वो टोटल जीडीपी के 4% के आसपास है, नहीं सॉरी 2.4% के आसपास है। तो इस प्रकार से डिफेंस बजट भारत का फिर भी कम है इनकी तुलना में। हालांकि इसमें 53% जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें 53% बताया गया है कि सैलरी वगैरह पर, सैलरी और पेंशन पर ही सरकार खर्च कर देगी। शेष जो पैसा बचा है उसमें पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट के लिए 1,92,000 करोड़ रुपए ही शायद बच जा रहे हैं, जिसको सरकार खर्च करके, चाहे वो कोई हेलीकॉप्टर खरीदे लड़ाकू, या विमान खरीदे, या किसी और परियोजना पर खर्च करे जो कि पूंजीगत बढ़ावा को देने के लिए पर्याप्त है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि डिफेंस के मामले में सरकार डिफेंसिव थोड़ी है, लेकिन अब सरकार की जो हैसियत उसी हिसाब से
डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। फिर भी आत्मबल के बदौलत भारतीय सेना के लोग डटे रहते हैं। और चीन को देखिए, चीन का इतना एक्सपेंडिचर है, इसके बाद चीन की सेना भी बहुत बड़ी है, 24 लाख 23 लाख के करीब उसकी सेना है, टोटल स्ट्रेंथ है उसकी। उसके बाद भी भारत से वो समझौते पर राजी हुआ है, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से हट गया है। और अभी विक्रम मिश्री साहब जो विदेश सचिव हैं, वो जब चीन की यात्रा पर गए थे तो उसने कैलाश मानसरोवर के लिए नए नए मार्ग को खोलने, यानी जो तिब्बत से होकर के जाता है उसको खोलने पर सहमति जताई है। यही नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट पर भी उसने सहमति जताई है कि भाई चीन से भारत को होने वाली जो फ्लाइट है उसको रिज्यूम किया जाएगा, सीधी उड़ान होगी, दोनों देशों के बीच इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चीन तो ऐसे शातिर देश है, देखना है कि आगे वो क्या करता है। खैर, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए डिफेंस बजट में भारत का जो पड़ोसी चीन है, पाकिस्तान वगैरह तो मेमने हैं भारत के सामने, लेकिन चीन जायंट है। चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर भारत के 2 गुने के करीब बराबर है। इस प्रकार से अमेरिका का तो 4 गुने के करीब है, तो 4 गुने से ज़्यादा 5 गुने के करीब है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अमेरिका से तो खैर तुलना ही नहीं है, रूस से भी तुलना हम नहीं करेंगे। चीन का भी डिफेंस बजट, चूंकि रूस हमसे दूर है, रूस हमारा मित्र भी है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन एक निहायत धूर्त आदमी, धूर्त देश है, इसके ऊपर कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। और वो पीठ में खंजर भोंकने के लिए हमेशा से नोटोरियस रहा है, कुख्यात रहा है। तो इस प्रकार से चीन के मद्देनज़र भारत को अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने होंगे, लेकिन अभी तो इनकी टोटल इनकम ही इतनी नहीं है। चीन की जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो पहले तो ये जीडीपी में विस्तार करें, माने 5 लाख 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी बनते ही भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। सोचिए, 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी भी विश्व में 3 देशों की ही होगी, यानी जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह की इकॉनमी उससे छोटे आकार का भी है। भारत लगभग पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2027 तक इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की योजना चल रही है। देखते हैं इसमें मोदी सरकार को कहाँ तक कामयाबी मिलती है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, यही बजट था जिस पर हमने चर्चा किया। धन्यवाद।